हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स एंथुसियास्ट चैनल में। वो कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर फैसले से पहले खुदा तुझे खुद पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। क्या सही कहा है नहीं? देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लगता है कि आप खुद को बनाओ, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो। फीड अबव द नेक, कहते हैं ना, फीड बिलो द नेक, वो आपका काया बढ़ाता है, लेकिन फीड अबव द नेक, फीड अबव द नेक ये आपको ज़िंदगी में सफल बनाता है, आपको कुछ बना के दिखाता है। ठीक है, बातें चलती रहेंगी। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड पार्ट। तो देखें, लास्ट एपिसोड में हम ये डिस्कस किए थे कि किसी रॉड को अगर अपन मूव करवाएं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं, तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, उसको रोटेट करने से ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है। शायद रोटेशन वाला नहीं किया था। चलो, तो अभी देखेंगे कि एक रॉड को रोटेट करने से, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में सपोज एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया गया है, तो अगर रोटेट किया जाए तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमें यहाँ पे देखना है या सोचना है। लेट दिस बी द मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 क्रॉस 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 क्रॉस, and within this magnetic field I am rotating this rod about this point A with an angular velocity omega। इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जा रहा है विथ ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट A। तो देखेंगे अभी इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, तो जब ये मूव करने लगता है, ऑब्वियसली इसका लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करते हुए मूव करते हैं। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपन डी टी, राइट। नाउ फाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई इन प्लेस ऑफ फाई आई एम सब्स्टिट्यूटिंग B डॉट A, एंड फॉर दिस the angle between B and A, B is directed inward and A is taken as outward. So angle between B and A is 180. So this becomes minus d by dt of B into A into cos 180. Got my point? अच्छा, so this is ये प्लस हो गया d by dt of B into A। अच्छा, ये एरिया कितना क्रॉस कर रहा है ये सोचना है, एरिया कितना क्रॉस हो रहा है इसे सोचना है। अब देखिए, जो ये L है, ये एंगल मान लीजिए थीटा क्रॉस किया है, नो डाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। लेट दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको टाइम लगा है डेल्टा टी और स्मॉल टाइम डी टी। तो इस लेंथ को अपन लिख सकते हैं L इंटू थीटा, दिस कैन बी टेकन एज L इंटू थीटा। Then the area of this triangle A is equal to half into base into height, half into base into height, okay, half into L into L theta. So this is half L square into theta, EMF induced, sorry, area swept by the rod within a time delta t or dt. So in place of A I can substitute d by dt of B into half L square into theta, right? So this half B L square is taken out, this is d theta upon dt। अब d theta by dt को क्या बोले, एंगुलर वेलोसिटी तो है। So this is half B L square upon into omega। So EMF induced in a rod when it is rotated in a magnetic field E is equal to half B L square into omega। तो मतलब
किसी रॉड को अगर अपन रोटेट करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड इज हाफ BL² इंटू ओमेगा। कुछ इसके क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। सपोज ये रॉड है एंड दिस रॉड इज बीइंग रोटेटेड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड with angular velocity ओमेगा, पॉइंट A B डैश। तो सवाल यह है कि इस रॉड को जब अपन रोटेट करें, A और B के बीच EMF इंड्यूस्ड है हाफ BL² ओमेगा, उसमें कोई शक नहीं है। हम पूछें कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड B। What is the potential difference between the point C and point B if C is the midpoint of the rod AB? C is the midpoint of the rod AB. अच्छा, कैसे सोचें कि potential difference between C and B, potential difference between CB is equal to potential difference between AB minus potential difference between AC, right? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू माइनस दिस टू मिलेगा ये। अच्छा, B अक्रॉस AB क्या है? हाफ BL² इंटू ओमेगा माइनस AC कितना है? हाफ BL/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो हाफ B ओमेगा टेकन आउट, L² माइनस L²/4। सो दिस इज हाफ B ओमेगा 3L²/4 और दैट इज 3/8 BL² अपॉन ओमेगा। इस पे और कई सवाल भी बन सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा कि अगर ये मिड पॉइंट ना हो के L/3 पे हो या L/4 पे हो तो प्रोसेस यही सेम है कि EMF इंड्यूस्ड इज potential difference between AC minus potential difference between AB minus potential difference between AC। और देखें, now suppose a rod of length L, let this be the rod of length L, इसका रेट पूरा रॉड का लेंथ है L। Let this rod be rotated in this magnetic field about this midpoint with angular velocity ओमेगा। तो आपको बताना है what is the potential difference between the point A and B। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? थोड़ा स्क्रीन को पॉज करें और सोचें। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉइंट पे रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट हो रहा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सोचें? अगर ये 0 होगा और ये भी होगा पोटेंशियल, तो ये 0 है, ये भी तो भी होगा, हाफ BL² ओमेगा। हम इसको दो रॉड सोच सकते हैं जो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यानी यहाँ पे इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसका पोटेंशियल अगर भी है तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल भी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स कितना हुआ? Exactly 0. Potential difference between these 2 points will be B across AB will be 0। नहीं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट यानी इसके एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? प्रोसेस वही सेम है, इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब C, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस A and C, potential difference between A and C will be how much? कि potential difference between OA minus potential difference between OC। प्रोसेस सेम है, बाकी ये आपके लिए करने के लिए है। लेट दिस बी ए रिंग attached with a rod which joins from its center to the periphery, and this ring is kept inside a magnetic field B which is rotated with angular velocity omega। तो सवाल यह है कि what will be the potential difference between O and A। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट कर रहा है,
तो EMF induced will be between O and A is half B R square into omega. EMF induced is E is equal to half B R square into omega. अगर हम दो रॉड लेते, अगर हम ऐसे दो रॉड लेते, इसी रिंग में दो रॉड अटैच्ड है, तो क्या EMF इंड्यूस्ड ई डैश हो जाता 2E? सोचिए ना। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ये जो रॉड जो है ये एक सेल की तरफ बिहेव कर रहा है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ। ये भी एक सेल की तरह काम कर रहा है, जिसका नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, एंड दिस टू रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी। देखिए सिमिलरली अगर हम और एक रॉड लेते तो उसका भी वही बात है, ये भी वही बात है। यानी ईच रॉड इज कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी व्हिच इज इंड्यूसिंग एन EMF हाफ बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो नेट EMF इंड्यूस कितना हुआ? E डैश इज इक्वल टू E, दैट इज हाफ बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, हाफ बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अगर कई सारे रॉड होते, इन्फिनिट रॉड होते, ऐसे 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 भारत दें, तो EMF इंड्यूस क्या होता? तो क्या वो भी इतना ही होता? ऑब्वियसली हाफ बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये एकदम एक प्लेट होता और डिस्क होता, मान लीजिए एक सर्कुलर डिस्क है और इसको अपन रोटेट कर रहे हैं विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B, तो EMF इंड्यूस क्या होगा? ऑब्वियसली that is also the EMF induced between the center and the periphery, that is half B R square into omega. तो यहाँ पे रॉड को इंक्रीज करने से EMF में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, सेम रहता है। चलो और देखें। सपोज ये लिए है मैग्नेटिक फील्ड और एक लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लाया जा रहा है, एंड दिस लूप इज अटैच्ड विथ एक कैपेसिटर। इसको अपन बाहर ला रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर लाया जा रहा है, एंड दिस इज अटैच्ड विथ ए कैपेसिटर जिसके प्लेट हैं A एंड B। तो जब इस लूप को बाहर लाया जाएगा, जब इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लाएंगे, ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो होगा, इंड्यूस होगा, और जो करंट इंड्यूस हुआ वो करंट की वजह से आपको बताना है कि A और B के बीच किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, A का या B का, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जब इसको बाहर लाएंगे इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा? बोलिए, सोचिए सोचिए। शाबाश। ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अभी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा। अभी जो EMF इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना घटे, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना चाहेगा, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए करंट फ्लो होगा इसमें क्लॉकवाइज। हाँ, अभी सवाल यह है कि इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? सोचिए। करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो क्या A का पोटेंशियल ज़्यादा है? क्योंकि हमें बताया गया है करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल एट A ज़्यादा है B से? ना, एक्चुअली ये जो करंट फ्लो हो रहा है किस वजह से फ्लो हो रहा है? सोचें। ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करंट फ्लो हुआ। अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो नहीं हुआ है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्जेस जब आके यहाँ पे इस तरफ डिपॉजिट होंगे, मतलब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब चार्जेस ऐसे आके यहाँ पे डिपॉजिट होंगे पॉइंट B पे और एंड B पे, तो ये होगा हायर पोटेंशियल, इसको बनाएगा लोअर पोटेंशियल। दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। बात आया समझ में? चलो और देखें। सिमिलरली ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है,
एक लूप को हम यहाँ से ए से पोजीशन बी तक शिफ्ट किए, क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? पोजीशन ए से अगर बी तक शिफ्ट किए ना, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाता या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव कर रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, इसमें अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो फिर अगर हम पूछें व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ध्यान से सुने, क्या इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा? हाँ, जी हाँ, होगा। क्यों? इसको हम दो पार्ट में सोचें। ये पूरा लूप जो है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज 2 हाफ लूप्स, 2 सेमी सर्कल्स। अगर ये खाली सेमी सर्कल को मूव कराते, लास्ट क्लास हम बोल चुके हैं, लास्ट एपिसोड में और लास्ट वीडियो में बोल चुके हैं, जब इसको मूव करवाएं तो इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? अगर v वेलोसिटी में मूव करवाया जा रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी BL इंटू वी। एल है यहाँ पे 2R इंटू वी। तो यहाँ पे ये रॉड भी एक सेल की तरह काम करता है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये एंड, यानी ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, और ये रॉड भी और ये सेमी सर्कल भी उतना ही ईएमएफ इंड्यूस करता है, जिसके वजह से इसके अंदर नेट ईएमएफ 0 है। लेकिन अगर हम पूछें व्हाट इज़ द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आंसर कतई 0 नहीं होगा। ये होना चाहिए 2BR इंटू भी। कितना? 2BR इंटू भी। ठीक है। और देखें, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को अपन मूव करा रहे हैं ऐसे, और हम पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड C। इथे वेलोसिटी भी इसको मूव कराया जा रहा है, इसका रेडियस है इक्वल टू R। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड C? सोचिए। हाँ, लास्ट क्लास अपन बोले थे कि इसको अपन ऐसे सोचें, दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द A एंड C। इसको मूव कराया जा रहा है इस तरफ v वेलोसिटी में। द कंपोनेंट ऑफ दिस लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है ये डिस्टेंस r। तो A और C के बीच ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू BL अपन V, BL इंटू V। तो यहाँ पे BL कितना है? दिस R इंटू V, ईएमएफ इंड्यूस्ड। गॉट माई पॉइंट? ओके। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार दिया जा चुका है। ये एक वायर फ्रेम है जिसमें ये पीस ऑफ वायर इज मूवेबल AB और ये है CD। अब इस वायर को मूव करवाया जा रहा है। ये अप टू x डिस्टेंस तक फैला है और इस वायर को मूव करवाया जा रहा है अप टू ए डिस्टेंस 2x तक, 2x। फिर वहां से उसे वापस लाया जा रहा है विथ ए वेलोसिटी v। तो सवाल यह है कि ये मूव करते वक्त ईएमएफ इसमें कितना इंड्यूस होगा? इसका रेजिस्टेंस अगर R है, तो करंट कितना फ्लो होगा? ये पूरे सर्किट का, मानिए ये पूरे का, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ACDB से इस वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? थर्ड, फोर्स कितना लगेगा? इसको मूव कराने में फोर्स कितना लगेगा और पावर कितना डिसिपेट होगा? सोचें। ईएमएफ इंड्यूस, पहले ईएमएफ इंड्यूस क्या लिखें? अगेन E इज इक्वल टू BL इंटू V।
और ये कब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो मतलब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, BLV का ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रीजन में ही, मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में है। अब नेक्स्ट करंट कितना होगा? I, ओके, I इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस दैट इज BLV अपॉन R। करंट इंड्यूस होगा BLV अपॉन R। और सुने, इसको मूव कराने में फोर्स कितना लगेगा? जब इसको मूव करवाएं, हम बोले हैं कि लेंस लॉ के हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि ये मूव ना करे, और मूव ना कराने के लिए वो बैकवर्ड फोर्स देगा। तो यानी इसको मूव कराने में आपको कुछ फोर्स देना पड़ता है। इसे कंस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराने के लिए, बोलें फिर से, कंस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराने के लिए इसको आप कुछ फोर्स दोगे। तो कंस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो फोर्स का वैल्यू क्या है? सोचे। जी हाँ, कि F इज इक्वल टू IL इंटू बी। फोर्स इज इक्वल IL इंटू बी, यानी फोर्स इज इक्वल ILB है। इसको ऐसे लिखें, F इज इक्वल टू I कितना निकल चुका है? BLV अपन R इंटू LB। तो टोटल हुआ B स्क्वायर L स्क्वायर V अपन R। यह है फोर्स रिक्वायर टू मूव द रॉड विथ कंस्टेंट वेलोसिटी। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसको फोर्स अगर कंस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराने के लिए फोर्स F चाहिए, लेकिन फोर्स अप्लाई करने से तो एक्सेलरेशन क्रिएट होना चाहिए था, फिर वेलोसिटी कंस्टेंट कैसे है? इसी बात है कि ये फोर्स एक्चुअली get counterbalanced by the force produced due to the induction current। लेंस लॉ के हिसाब से, लेंस लॉ क्या बोला कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो और इसको रोकना चाहेगा। तो उस रोकने का जो फोर्स है वो पीछे की तरफ एक्ट होगा, और आपका अप्लाइड फोर्स उस फोर्स को बैलेंस करेगा, इसको भी वेलोसिटी में, कंस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराने में। तो इसीलिए हम बोले फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इसका वेलोसिटी जो है कंस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स निकला दिस मच। तो पावर कितना डिसिपेट होगा? चलो देखते हैं। पावर का फॉर्मूला इज इक्वल फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स निकल चुका है B स्क्वायर L स्क्वायर V अपन R इंटू V। सो दिस इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपन R। दिस इज द पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा, यानी अप टू ए डिस्टेंस x तक। तो क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है, यानी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, इसका रिलेटेड ग्राफ भी ड्रॉ करिए। तो एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया तो ग्राफ तो ऑब्वियसली आराम से हो ही जाएगा। चलो दिखाते हैं कैसे। ये थोड़ा डायग्राम में भी छोटा बना रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये फैला है अप टू डिस्टेंस x तक, और इस रॉड को मूव करवाया जा रहा है फ्रॉम A B C D। फ्रॉम ये डिस्टेंस x है और इसको मूव करवाया जा रहा है 2x तक और वापस लाया जा रहा है। तो इसके लिए अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, किस किस का ग्राफ? पहला फ्लक्स फाई वर्सेस x का ग्राफ। तो अप टू x तक ये डिस्टेंस x तक ये फ्लक्स बढ़ेगा, फिर यहाँ से 2x तक कांस्टेंट रहेगा, फिर रिटर्न भी तो ला रहे हैं 2x से वापस x तक, x ये 2x
फिर 2x से x तक ये कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद x से लेकर अंदर तक ये घट के 0 होगा। दिस इज फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये जो फ्लक्स है, EMF वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? EMF इसका स्लोप ही रिप्रेजेंट करेगा EMF को, ऑब्वियसली नेगेटिव स्लोप, तो ये नेगेटिव दिखाएं, यह EMF ग्राफ माइनस BLV, यहाँ पे 0 क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो EMF इंडक्शन भी नहीं होगा। ये अप टू 2x तक 0 है, नेक्स्ट 2x से लेकर x तक ये फिर से EMF इंड्यूस हुआ। गॉट माय पॉइंट? शाबाश। सिमिलरली पावर का फॉर्मूला, और पावर के लिए ग्राफ ड्रॉ करें। पावर के लिए यहाँ से यहाँ तक EMF इंड्यूस हो रहा है तो पावर ऐसे, x से लेकर 2x तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो पावर 0, 2x से लेकर x तक वापस जब जाएगा तो भी पावर 0, अगेन x से लेकर 2x तक ये पावर पॉजिटिव। आप सोचिए कि ये पॉजिटिव क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि पावर का एक्सप्रेशन देखिए, पावर इज b² L² v² अपन r, b² L² v² अपन r। अगर ये कांस्टेंट है, और b² ये तो सारा पॉजिटिव ही है, r पॉजिटिव है, r रजिस्टर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पावर हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो बस आज यहीं तक, फिर आगे डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उस रिलेटेड एडी करंट क्या होता है, उस रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो कीप ऑन वाचिंग, और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।